हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तैयारी किस चीज़ की? एंटोमोलॉजी के एग्जाम्स की, एएसआरबी नीट की, एग्रीकल्चर के एग्जाम्स की, जिसमें इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमारा एंटोमोलॉजी का चैप्टर। क्योंकि एंटोमोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, जनरली इसका कंटेंट आपको कहीं मिलेगा नहीं, तो इसलिए मैं लेक्चर्स लेके आया हूँ एंटोमोलॉजी का। और हम लोग अभी ये दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो कल जाके आप देख सकते हो वीडियो। कल मैंने वीडियो अपलोड किया है और मैं कोशिश कर रहा हूँ पूरा सीरीज इसको बनाऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर्स लेके आऊँ इस पे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का चैप्टर। तो आज हम लोग देखेंगे हिस्ट्री का, बात करेंगे एंटोमोलॉजी का। पहले दिन हमने बेसिक एंटोमोलॉजी के बारे में बात किया था, एंटोमोलॉजी है क्या, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ था, इन सब चीज़ों के बारे में बात किया था। एंटोमोलॉजी में हम लोग पढ़ते क्या है, इंसेक्ट्स क्या है, इन सब के बारे में हमने डिस्कशन किया था। लेकिन आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे एंटोमोलॉजी का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एंटोमोलॉजी को के बारे में मैं आपको फिर से बता देता हूँ। स्टडी ऑफ इंसेक्ट है ये। द मोस्ट डाइवर्स ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ इनको बोला जाता है। 1 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज हैं और में एक सीड कर सकते हैं 5 to 10 मिलियन। अब हिस्टोरिकली एंटोमोलॉजी हम लोग जो पढ़ते हैं तो कहाँ कहाँ इसका इंपॉर्टेंस है? एग्रीकल्चर में, ह्यूमन हेल्थ में, इकोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी में। और जो मॉडर्न एंटोमोलॉजी आप देखेंगे 14th to 17th सेंचुरी में डेवलप हो गया था, लेकिन 18th सेंचुरी में इसका एक्सपेंशन शुरू हुआ। मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको स्टडी करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने कंट्रीब्यूशन अपना दिया है मोस्टली। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अर्ली रेफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो बताया ये जाता है कि इंडियन स्क्रिप्चर्स में भी हमारे एंटोमोलॉजी का जिक्र है और इंसेक्ट को लोग समझते थे। और संस्कृत में ऐसे कुछ टर्म्स यूज किए गए हैं इंसेक्ट्स के लिए, जैसे कि पिपीलिका एंड के लिए यूज किया गया है, पतंग ग्रास हॉपर के लिए, मधुमक्षिका हनी बी के लिए, और उम्बा कपलिका टर्माइट क्वीन के लिए। तो इससे ये पता चलता है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे उनको पता था इंसेक्ट का बिहेवियर, सोशल स्ट्रक्चर और इसका यूजफुलनेस। तो मॉडर्न साइंस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारे एंसेस्टर्स इनके बारे में जानते थे, इनकी उपयोगिता। सबसे पहले बात करते हैं महाभारत का। 1424 से 1366 बीसी, मतलब महाभारत में भी सिल्क, हनी और लैक के बारे में जिक्र किया गया है। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। जो हम लोग आज के टाइम में एपीकल्चर पढ़ते हैं, सेरीकल्चर पढ़ते हैं, लैक कल्चर पढ़ते हैं, जो सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स में आते हैं, इसका इम्पोर्टेंस हमारे महाभारत में भी जिक्र हुआ है। यहाँ पे आप देखेंगे एक फेमस स्टोरी है लक्ष्य गृह का, जो एक हाउस होता है लैक से बना रहता है, जहाँ पे कौरवास जो है बर्न कर देते हैं पांडवास को एलाइव, शोइंग द अर्ली नॉलेज ऑफ लैक एंड इट्स फ्लेमेबल नेचर। मतलब यहाँ पे पता चलता है कि लैक और उसका फ्लेमेबल नेचर के बारे में लोगों को पता था। वहीं पे एंशिएंट संस्कृत डिक्शनरी में आप देखेंगे पतंगा के बारे में बताया गया है कि ये फ्लाइंग इंसेक्ट्स थे, और भ्रमार के बारे में बताया गया था ये बजिंग इंसेक्ट्स थे। बजिंग इंसेक्ट्स में मेनली बीटल्स मोस्टली आते हैं और फ्लाइज। वहीं पे सुरुस्त्रा संहिता में बताया गया है कि इंसेक्ट जैसे मॉस्किटोज थे वो, और उनका मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस बताया गया था, और वुंड का इन्फेक्शन के बारे में रिकॉग्नाइज किया गया था इसमें। वहीं पे उमासवती में बीज को डिस्क्राइब कर दिया गया है, उनके कास्ट को डिस्क्राइब किया गया है, साथ में हनी प्रोडक्शन और बी बिहेवियर और अर्ली डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एपीकल्चर। तो आप देखो कितने पहले हम लोग जो है भारत में इन सब के बारे में बातें करते थे और इनकी उपयोगिता हम लोग समझते थे। ये तो हो गया एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। अब हम समझते हैं कि एग्रीकल्चरली अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली कौन सा वैसा पेस्ट जो है जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है, जो हमें मजबूर करता है कि आप इंसेक्ट के बारे में पढ़ो। तो ऐसा कुछ जैसे इंसेक्ट पेस्ट है, जैसे कि लोकस्ट हो गया, बहुत सारे फेमाइन इसके कारण आए, वाइट ग्रब्स हो गया, टर्माइट हो गया। टर्माइट तो आप देखोगे वुडन स्ट्रक्चर हो, क्रॉप्स हो, हर जगह ये अपनी उसको दहशत है वो फैला के रखा है। तो जो ये सारे मेजर इवेंट हिस्ट्री में हुए हैं, इसको लेके जो क्या है बहुत ज़्यादा हम लोग इसको मैनेजमेंट के बारे में पढ़ने पे मजबूर हो गए। अब यहाँ पे कंट्रीब्यूशन अलग अलग साइंटिस्ट का है, जिसके चलते हम और आप आज एंटोमोलॉजी पढ़ते हैं, और जिनके कारण हम लोग अच्छे से इंसेक्ट्स के बारे में समझ अपनी और पकड़ मजबूत कर पाए हैं इंसेक्ट के ऊपर, जिसके कारण हम और ज़्यादा इंसेक्ट को क्लोज से जान सकें कि आखिर ये है क्या, इनका बिहेवियर क्या है।
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हम कभी भूल नहीं सकते हैं, और हमेशा हम लोग को यहाँ पे उनके लिए एक सम्मान देना चाहिए कि उन्होंने इतनी मेहनत की इस फील्ड में, जिसके चलते हम लोग आज इस लेवल तक पढ़ रहे हैं इंसेक्ट पेस्ट के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एरिस्टोटल के बारे में। हर किसी ने ये नाम सुना होगा। अगर आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तो अभी तक आपने ये नाम सुन लिया होगा, और बीएससी के स्टूडेंट हैं तो भी आपने सुना होगा। श्योर है 10th-12 में आपने पढ़ा होगा बायो, तो उसमें ये नाम होगा। यहाँ पे देखेंगे इनको बोला जाता है फाउंडेशन ऑफ इंसेक्ट क्लासिफिकेशन, नोन एज द फादर ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी इनको बोला जाता है। फर्स्ट साइंटिस्ट टू सिस्टमेटिकली ग्रुप इंसेक्ट्स, ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने सिस्टमेटिकली जो है इंसेक्ट का ग्रुपिंग किया था और क्लासिफिकेशन किया था माउथ पार्ट्स के बेसिस पे, मैंडुबलेट वर्सेस हॉस्टलेट, विंग्स के बेसिस पे, विंग्ड वर्सेस विंगलेस, और पहला इन्होंने टर्म यूज किया था कोलियोप्टेरा डिप्टेरा। जो कोलियोप्टेरा में भी आपका बीटल्स वीबिल्स आते हैं, डिप्टेरा में फ्लाई आते हैं, ये आते हैं। इसके बारे में बताया जाता है हिज वर्क फॉर्म द बेस ऑफ टैक्सोनॉमी यूज फॉर द नेक्स्ट 2000 ईयर्स। जो इनका वर्क है वो टैक्सोनॉमी का बेस बना। इंसेक्ट टैक्सोनॉमी जो हम लोग पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इसका बेस बना ये इनका वर्क। तो इनका वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरे साइंटिस्ट है कार्लस लिनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जिनको बोला जाता है। इंट्रोड्यूस्ड बायनोमियल नोमेनक्लेचर, इन्होंने बायनोमियल नोमेनक्लेचर इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने बुक पब्लिश किया सिस्टमा नेचर 1758। जो ये बुक है इसको होलिस्टिक बुक बोला जाता है। 10th एडिशन जो है हमारा सिस्टमा नेचर 1758 में जो पब्लिश हुआ था, बहुत ही पवित्र बुक माना जाता है। जिस तरह से आप देखो, अगर कोई भी धर्म में एक बुक है, उसका बहुत ही ज़्यादा होलिस्टिक वो रहता है, पवित्रता रहती है, उसी तरह बताया जाता है एंटोमोलॉजी में ये जो सिस्टमा नेचर का 10th एडिशन है, ये एक होलिस्टिक बुक है अभी तक। इसमें उन्होंने 28 इंडियन स्पीसीज़ को इंक्लूड किया था, और यही जो है इन्होंने रूल आपका अलग अलग बनाया था जो अभी ICZN में फॉलो होता है। क्या है? इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, जिसके कारण हम लोग समझते हैं कि कौन सा इंसेक्ट का कौन सा नाम दिया जाएगा, स्पीसीज़ कौन सा रहेगा, ये सब कुछ जो है रूल फॉलो करता है ICZN। सब कुछ इनके द्वारा दिया गया है, कार्लस लिनियस के द्वारा। उसके बाद आते हैं जेसी फैब्रिकस, जिन्होंने रेवोल्यूशनाइज कर दिया एंटोमोलॉजी को। ये थे स्टूडेंट लिनियस के। इन्होंने क्या किया, 10,000 प्लस स्पीसीज को डिस्क्राइब किया, और इसमें उन्होंने मैनी इंडियन इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया। यहाँ पे देखिए, जब लिनियस थे उन्होंने तो सिर्फ 28 इंडियन इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया था, लेकिन यहाँ पे फैब्रिकस ने बहुत सारे इंडियन इंसेक्ट्स को इंक्लूड किया था। इन्होंने ऑथर किया फिलोसफिया एंटोमोलॉजी का 1778 में, वर्ल्ड्स फर्स्ट टेक्स्ट बुक इन एंटोमोलॉजी। उसके बाद पहला इन्होंने क्लासीफाई किया था माउथ पार्ट्स के बेसिस पे, ना कि विंग्स पे। इन्होंने 13 ग्रुप ऑर्डर्स में इंसेक्ट को डिवाइड किया था, और कंसिडर द फर्स्ट ट्रू एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, और ये कंसिडर किए जाते हैं फर्स्ट ट्रू एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। तो ये आप जो हिस्ट्री है, आप सीक्वेंस समझ रहे होंगे, अच्छे से समझ रहे होंगे। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिस्ट्री को, तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आगे देखते हैं, कोइंग थे, ये अर्ली इंडियन एंटोमोलॉजी पायनर थे। इनका काम देख लेते हैं। मेंबर ऑफ डेनिश मिशन इन टैंकोबार, कलेक्टेड 1000 ऑफ इंसेक्ट स्पेसिमेंस फ्रॉम साउथ इंडिया। साउथ इंडिया से इन्होंने थाउजेंड्स ऑफ इंसेक्ट स्पेसिमेन कलेक्ट किया था। ऑनर्ड बाय नेमिंग रेड कॉटन बग, इन्होंने रेड कॉटन बग का नाम भी, जो साइंटिफिक नेम आप देख रहे हैं, इन्होंने ही दिया था। हिज कलेक्शन बिकेम फाउंडेशन ऑफ अर्ली इंडियन इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। इनका कलेक्शन जो है अर्ली इंडियन इंसेक्ट टैक्सोनॉमी का आप देखेंगे फाउंडेशन बना। वहीं पे स्नॉडग्रास जो थे, फादर ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी जिनको बोला जाता है, अमेरिकन एंटोमोलॉजिस्ट थे, नोन फॉर डिटेल्ड एनाटॉमिकल स्टडीज, रोड द क्लासिक बुक प्रिंसिपल ऑफ इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, डॉक्यूमेंटेड सेगमेंटेशन, अपेंडेजेस, मस्कुलेचर एंड ऑर्गन सिस्टम, ये सारे को इन्होंने डॉक्यूमेंट किया। सेट द स्टैंडर्ड फॉर मॉर्फोलॉजिकल रिसर्च वर्ल्ड वाइड, ये मॉर्फोलॉजिकल रिसर्च वर्ल्ड वाइड के लिए एक स्टैंडर्ड भी इन्होंने सेट किया। कौन थे? स्नॉडग्रास। उसके बाद अलग अलग और भी साइंटिस्ट आए, जैसे कि लायनल डी निकेवेले थे। 1901 में इन्होंने क्या किया, फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आप देखेंगे बहुत सारे एंटोमोलॉजी के एग्जाम्स में पूछा जाता है कि फर्स्ट गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया कौन थे, तो लायनल डी निकेवेले थे। इन्होंने स्पेशलाइज्ड इन बटरफ्लाइज एंड इंडियन लेप्टोप्टेरा, ये स्पेशलाइज थे बटरफ्लाइज में और इंडियन लेप्टोप्टेरा में। वहीं पे मैक्सवेल लेफ्रॉय थे, 1903 में आए थे। ये सेकंड गवर्नमेंट एंटोमोलॉजिस्ट थे, फर्स्ट इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया भी थे। इन्होंने बुक ऑथर किया था इंडियन इंसेक्ट पेस्ट 1906 में, और इंडियन इंसेक्ट लाइफ 1909 में। उसके बाद थे मिथन लाल रुनवाल, ये रिनोन थे फॉर टर्माइट बायोलॉजी एंड लोकस्ट स्टडीज, कंट्रीब्यूशन टू इंसेक्ट एम्ब्रायोलॉजी। ये आपका
टर्माइट बायोलॉजी और लोकस्ट स्टडीज में इनका मेजर रोल था। वहीं पे सर विंसेंट विगल्सवर्थ थे, जिनको बोलते हैं सर वीसी विगलवर्थ भी इनको कहीं कहीं बोला जाता है, आप देखेंगे नाम। तो इंसेक्ट फिजियोलॉजी के ये फादर हैं और इन्होंने क्या क्या स्टडी किया था, स्टडीड ग्रोथ किया था, हार्मोन्स किया था, मेटामॉर्फोसिस का ग्रोथ स्टडी इन्होंने किया था। उसके बाद था टीबी फ्लेचर, जो सम साउथ इंडियन इंसेक्ट्स पे इन्होंने स्टडी किया था, लिखा था। और सर्व्ड एज सेकेंड इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट, डेवलप्ड अर्ली पेस्ट कंट्रोल मैनुअल्स फॉर फार्मर्स। ये वैसे हैं साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अर्ली पेस्ट कंट्रोल मैनुअल्स फार्मर्स के लिए इन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद बात करते हैं टीबी रामाकृष्ण अय्यर। ये देखिए, ऑथर हैंडबुक ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया, फेमस फॉर वर्क ऑन क्रॉप पेस्ट। इन्होंने एक हैंडबुक लिखा था इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी फॉर साउथ इंडिया, और ये फेमस किस लिए हो जाते हैं, क्रॉप पेस्ट पे इन्होंने काम किया था। वहीं एच.एस. पृथ्वी, हेम सिंह पृथ्वी जो है वो फर्स्ट इंडियन इंपीरियल एंटोमोलॉजिस्ट थे 1934 में, फर्स्ट प्लांट प्रोटेक्शन एडवाइजर थे 1963 में, रोट टेक्स्ट बुक, इन्होंने टेक्स्ट बुक लिखा था एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, और प्लेड अ की रोल इन पेस्टिसाइड पॉलिसी आफ्टर इंडिपेंडेंस। पेस्टिसाइड पॉलिसी जो आया था आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद, उसमें जो है उन्होंने मेजर रोल प्ले किया था। तो वो साइंटिस्ट कौन थे, हेम सिंह पृथ्वी, जिनको हम लोग जानते हैं एच.एस. पृथ्वी के नाम से भी जानते हैं। तो ईयर और इनका क्या क्या वर्क था, कंट्रीब्यूशन था, ये हमें याद रखनी चाहिए। आगे हम देखते हैं और जो बहुत सारे साइंटिस्ट बाद में आए, जैसे डॉक्टर एम.एस. मनी आए, इन्होंने जनरल एंटोमोलॉजी का बुक लिखा था, और नोन फॉर हिमालयन इंसेक्ट स्टडी, जो हिमालयन में इंसेक्ट पाए जाते थे उनका स्टडी करते थे। हमारे फिर नॉन साइंटिस्ट जो है डॉक्टर एस प्रधान, फादर ऑफ मॉडर्न अप्लाइड एंटोमोलॉजी भी इनको बोला जाता है, रोट इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स और पायनट पेस्ट फोरकास्टिंग मॉडल्स। पायनट किसके थे, पेस्ट फोरकास्टिंग मॉडल्स के। वहीं पे डेविड एंड कुमार स्वामी, रोट एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक एंटोमोलॉजी। वहीं पे M.R.G. के नायर, इन्होंने क्या लिखा था, इंसेक्ट एंड माइट्स ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। वहीं पे नायर, अनंत कृष्णन एंड डेविन, उन्होंने क्या लिखा था, जनरल एंड अप्लाइड एंटोमोलॉजी। जो आपका मेजर रेफरेंस बुक इंडिया में आपको ये दिख जाएगा। अब की जो एक्ट्स है और माइलस्टोन जो इंडियन एंटोमोलॉजी में जो देखेंगे, इसका आप भविष्य बदल दिया। जो ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं या जो भी वैसा कुछ बना है, एक्ट्स आए जिसके कारण एंटोमोलॉजी का एक आने वाला समय में चेहरा बदल गया। तो वो कुछ एक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें बिल्कुल याद होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं 1912 में प्लांट क्वारंटाइन एक्ट आया था। तो इसके बारे में जानते हैं, ये है क्या, फर्स्ट मेजर लॉ टू प्रोटेक्ट इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम फॉरेन पेस्ट। तो पहला ऐसा मेजर लॉ था जहाँ पे इंडियन आपको एग्रीकल्चर को फॉरेन जो बाहर से पेस्ट्स आ रहे हैं उससे बचाने के लिए यहाँ पे लॉ पास किया गया था। रेगुलेटेड द इम्पोर्ट ऑफ प्लांट्स, सीड्स, सैपलिंग्स एंड सॉयल। तो जो प्लांट, सीड, सैपलिंग या सॉयल कुछ भी जो बाहर से आ रहा था उसको रेगुलेट किया गया कि पहले हम उसका जांच करेंगे ये सही है कि नहीं, कहीं ये इन्फेक्टेड तो नहीं है। तो सब कुछ प्लांट क्वारंटाइन एक्ट में ही लाया गया था 1912 में। पर्पस इसका क्या था, प्रिवेंट एंट्री ऑफ एक्सोटिक इंसेक्ट्स, डिजीज, निमाटोड्स एंड वीड। जो एंट्री था एक्सोटिक इंसेक्ट्स का, एक्सोटिक इंसेक्ट्स मतलब क्या होता है, जो इंसेक्ट्स बाहर से लाए जाते हैं उसको क्या हम लोग बोलते हैं, एक्सोटिक इंसेक्ट्स। तो एक्सोटिक इंसेक्ट्स का जो हम क्या करने वाले थे यहाँ पे, उसको आने से रोकने वाले थे, चाहे वो डिजीज हो, निमाटोड्स हो या वीड्स हो। और रिक्वायर्ड इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ ऑल इंपोर्टेड प्लांट मटेरियल। इसके बाद ही आप देखेंगे जो पोर्ट था या फिर आप एयरवेज था, जो अगर मान लीजिए समुद्र के रास्ते से शिप से कुछ क्रॉप कार्गो आ रहा है या फिर हवाई जहाज के रास्ते से आ रहा था, तब यहाँ पे फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट का रिक्वायरमेंट नेसेसरी हो गया। तो सब कुछ प्लांट क्वारंटाइन एक्ट 1912 में ये सब किया गया था लागू। तो आप ये अच्छे से याद रखना, प्लांट क्वारंटाइन एक्ट 1912। वहीं पे देखते हैं डीपा आ गया था 1914 में, डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट। ये क्या था, इनेक्टेड टू कंट्रोल एंड प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिस्ट्रक्टिव पेस्ट विद इन इंडिया। ये लागू किया गया था कि जो डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है उसको इंडिया के अंदर हम लोग स्प्रेड होने से रोक सके। और गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी मिल गया था कि आप कोई भी पेस्ट को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हो कि हाँ ये इमरजेंसी है या उस टाइप का आप डिक्लेयर कर सकते हो और नोटिफाइड कर सकते हो। उसके बाद क्या है, इन्फोर्स कंट्रोल मेजर्स सच एज क्वारंटाइन, डिस्ट्रक्शन ऑफ इन्फेक्टेड क्रॉप्स और स्प्रेइंग, बैकबोन फॉर इंडियाज पेस्ट मैनेजमेंट लॉज बिफोर इंडिपेंडेंस। यहाँ पे क्या हुआ था कि कोई भी इन्फेक्टेड क्रॉप है तो उसका पूरी तरह से डिस्ट्रक्शन या फिर कुछ मेजर क्वारंटाइन इश्यूज वगैरह को लेके ये सब इसमें बात हुई थी। और साथ में स्प्रेइंग वगैरह को लेके सब कुछ बोला ये जाता है कि ये बैकबोन था इंडियाज पेस्ट मैनेजमेंट। जो पेस्ट मैनेजमेंट इंडिया का था उसका बैकबोन इसको माना जाता है। लॉज ये था और बिफोर इंडिपेंडेंस से आया था, क्योंकि 1914 में आया था तो बिफोर इंडिपेंडेंस से ही आया था ये लॉ। उसके बाद
उसके बाद देखते हैं 1916 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको देहरादून बोलते हैं। अभी ये क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। तो ये क्या है, 1916 में आया था। इसको बोलता है वन ऑफ इंडियाज अर्लीस्ट इंस्टीट्यूट्स डेडिकेटेड टू फॉरेस्ट साइंस एंड एंटोमोलॉजी। फॉरेस्ट साइंस और एंटोमोलॉजी को डेडिकेट किया हुआ इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूट माना जाता है। और इसमें रिसर्च होता था फॉरेस्ट इंसेक्ट्स पे, वुड बोरिंग पेस्ट पे, टर्माइट एंड डिफोलिएटर्स पे। बिकेम द फाउंडेशन फॉर मॉडर्न फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी इन इंडिया। जो फॉरेस्ट एंटोमोलॉजी इंडिया में हम लोग पढ़ते हैं, उसका ये फाउंडेशन स्टोन की तरह साबित हुआ। वहीं पे 1925 में इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो अभी रांची में है, उसको लाया गया था। अभी के टाइम में देखेंगे ये आपका हो जाएगा निसा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सेकेंडरी एग्रीकल्चर। ऐसा अभी ये क्या बोलते हैं, इसका नाम हो गया है। लेकिन पहले ये क्या था, 1925 में इसको क्या बोला गया था, इंडियन लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट। अभी भी हालांकि वहाँ पे लैक पे काम होता है, अगर आप वहाँ जाओगे तो लैक पे काम आपको वहाँ पे बहुत सारा दिखेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ था, इस्टेब्लिश टू सपोर्ट द इंडियाज लैक इंडस्ट्री। जो इंडिया का लैक इंडस्ट्री है उसको सपोर्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया गया था। इसमें मेन फोकस था बायोलॉजी एंड मैनेजमेंट ऑफ लैक इंसेक्ट, जिसको केरिया लैका भी बोलते हैं। मैनेजमेंट और बायोलॉजी लैक इंसेक्ट का स्टडी करना था। इंप्रूविंग लैक प्रोडक्शन को इंप्रूव करना था। डेवलपिंग बेटर होस्ट प्लांट, जो लैक जिस पे फीड करता है तो होस्ट प्लांट को ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होस्ट प्लांट हम लोग ला सकें। प्रोटेक्टिंग लैक कल्टिवेशन फ्रॉम प्रीडेटर्स एंड पैरासाइट, जो लैक कल्टिवेशन है उसको प्रीडेटर और पैरासाइट से हम लोग प्रोटेक्ट कर सके, जो लैक इंसेक्ट्स को है उसको हम लोग बचा सके। और वाइटल इन मेकिंग इंडिया ए मेजर लैक प्रोड्यूसर ग्लोबली। और जो आज के समय में हम लोग जो मेजर लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, वो इन सब का जो हमारे इंस्टीट्यूट्स को जल्दी से लाया गया, उसकी ज़रूरत को समझा गया। इसी के कारण आज हम एक लीडिंग लैक प्रोड्यूसिंग कंट्री है। और आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सा स्टेट जो है लीडिंग लैक प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, अगर आप वीडियो पूरा देख रहे हो तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। अब आगे देखते हैं 1937 में एंटोमोलॉजी डिवीजन आया था IERI में, एंड स्टोरेज पेस्ट लेबोरेटरी किसमें था, हापुड़। हापुड़ आपको कहाँ पे मिलेगा, उत्तर प्रदेश में। तो सबसे पहले देखते हैं एंटोमोलॉजी डिवीजन एट IERI न्यू दिल्ली। तो बिकेम द सेंट्रल हब फॉर एंटोमोलॉजी रिसर्च इन इंडिया। ये एक सेंट्रल हब बन गया एंटोमोलॉजी रिसर्च का इंडिया में। वर्क ऑन इंसेक्ट टेक्सोनॉमी, यहाँ पे इंसेक्ट टेक्सोनॉमी में काम हुआ, क्रॉप पेस्ट पे काम हुआ, बायोलॉजिकल कंट्रोल पे काम हुआ और टॉक्सिकोलॉजी पे भी यहाँ काम हुआ। वहीं पे स्टोरेज पेस्ट लेबोरेटरी जो हापुड़ में बना था, स्टैब्लिश टू स्टडी इंसेक्ट डैमेजिंग स्टोर्ड ग्रेन्स। जो इंसेक्ट जो है डैमेज पहुंचा रहे हैं स्टोर्ड ग्रेन्स को, उस पे स्टडी यहाँ किया गया। और फोकस्ड ऑन पेस्ट लाइक, और यहाँ पे फोकस किया गया पेस्ट जैसे कि वीविल्स, बीटल्स, मॉथ्स, जो इफेक्ट कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी को। वहीं पे 1939 में लोकस्ट वार्निंग ऑर्गेनाइजेशन LWO ये लाया गया। यहाँ फॉर्म किया गया था टू मॉनिटर एंड कंट्रोल लोकस्ट स्वार्म। जो लोकस्ट स्वार्म मैंने आपको बताया था कि हमारे पहले ही ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कर चुके थे, खास करके डेजर्ट लोकस्ट, तो इसलिए उन पे मॉनिटर कर सके, कंट्रोल कर सके, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था। सर्वे उसमें हुआ, फोरकास्टिंग हुआ और अर्ली वार्निंग इसमें इशूज़ किया गया। सर्वे, फोरकास्टिंग, अर्ली वार्निंग के कारण क्या हुआ, हमें पता चल जा रहा था कि हाँ लोकस्ट कब आने वाला है, कब इसका ज़्यादा से ज़्यादा इन्फेस्टेशन होने वाला है, तो हम लोग किसानों को तैयार कर देते थे उसके लिए। कंट्रोल ऑपरेशन ड्यूरिंग लोकस्ट आउटब्रेक, जो कंट्रोल ऑपरेशन था जब लोकस्ट का आउटब्रेक हो रहा था, तो वहाँ पे क्या क्या हम लोग को यहाँ पे करना चाहिए जिससे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोकस्ट को कंट्रोल कर सके, ऐसी हम लोग यहाँ पे बातें इसमें किए। और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, प्लेज अ की रोल इन कोऑर्डिनेशन विद FAO's लोकस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम। और एक की रोल प्ले किया कोऑर्डिनेशन विद FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ लोकस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम में। वहीं पे आगे देखेंगे तो 1946 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, जिसको DPPQS बोलते हैं। ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर इस्टेब्लिश हुआ था 1946 में। इसका मेनली काम था इम्प्लीमेंट क्वारंटाइन लॉज, जो क्वारंटाइन लॉज थे उसको इम्प्लीमेंट करना था, लोकस्ट कंट्रोल को मैनेज करना था, ओवरसी पेस्टिसाइड यूज एंड स्टोरेज सेफ्टी, जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा था कंट्री में हमारे, और आज के टाइम में भी होता है। देखोगे आप किसान फार्मर्स को नहीं पता है कि कितना पेस्टिसाइड यूज करना है, कितना नहीं करना है। वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ हो, तो पेस्टिसाइड विदाउट लिमिट यूज करते हैं, तो उसको भी ओवरसी करना इन्हीं का काम है। और स्टोरेज क्रॉप जो रहता है उनका भी सेफ्टी देखना इन्हीं का काम है। कंडक्ट ट्रेनिंग एंड रिसर्च ऑन प्लांट प्रोटेक्शन पे ट्रेनिंग और रिसर्च करवाते हैं फार्मर्स के बीच में या फिर जो भी एम्प्लॉय है उनके बीच में। और बैकबोन ऑफ इंडियाज प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम, अभी के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये बैकबोन है इंडिया के प्लांट प्रोटेक्शन सिस्टम के। वहीं पे आता है 1971 में इंसेक्टिसाइड एक्ट
ये रेगुलेट करता है इंपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चर, सेल एंड यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स। जो अभी आप सुनते हैं ना कि ये इंसेक्टिसाइड जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है, ये इंसेक्टिसाइड बैंड है, ये सारा इंसेक्टिसाइड एक्ट जो 1971 में फोर्स में आया था उसके कारण ही हम लोग कर पा रहे हैं। ये श्योर करता है कि जो स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड वो मीट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्थ का नुकसान ना हो इंसेक्टिसाइड का, जो पेस्टिसाइड का है वो सेफ यूज हो, और प्रिवेंशन ऑफ एडल्ट्रेटेड और मिस ब्रांडेड पेस्टिसाइड। कोई भी एडल्ट्रेटेड या मिस ब्रांडेड किसी और ब्रांड के अंदर कोई डुप्लीकेट या फर्जी पेस्टिसाइड ना सेल हो, इन सब का ध्यान रखता है। और ये कंट्रोल कौन करते हैं? सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड CIB जो है इसको कंट्रोल करता है। स्टिल वन ऑफ इंडियाज मोस्ट इंपॉर्टेंट पेस्टिसाइड लॉज। और ये जो पेस्टिसाइड लॉज है अभी भी इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ इसका रोल बहुत ज़्यादा है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो छोटा सा हमारा लेक्चर था इसमें हमने मेनली बात की है हिस्ट्री की। मैं ज़्यादा लेक्चर मिक्सअप नहीं कर रहा हूँ क्योंकि एक ज़्यादा कंज्यूम करने में प्रॉब्लम हो आपको, तो मैं छोटा सेगमेंट लेके आ रहा हूँ ताकि अच्छे से एलेबोरेट करूँ। यहाँ मैं चाहता तो सिंपल सा सिर्फ ईयर और साथ में आपका लिखता है डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन क्वारंटाइन एंड स्टोरेज, आपका इसका कहाँ लोकेशन है ये लिख के मैं ख़त्म कर देता। लेकिन मैं चाहता हूँ आप इसके बारे में जानो, और हिस्ट्री को एक स्टोरी की तरह आपके सामने मैं लेके आया हूँ ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सको, याद कर सको और समझो कि एंटोमोलॉजी में जो भी आज के समय में हम लोग अचीव किए हैं, ऐसा नहीं है कि बस आ गया है। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट का बहुत सारा मेहनत है जिसको लेके आज हम अपने किसानों को इतना ज़्यादा भरोसे के साथ बोल सकते हैं कि आप फसल उपजाओ, हम इंसेक्ट पेस्ट को देख लेंगे। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे साइंटिस्ट का, हमारे इंस्टीट्यूट का और हमारे गवर्नमेंट का कि हमारे किसान जो है आज बेफिक्र होके खेती करते हैं। उन्हें पता है कि अगर कुछ भी वैसा मेजर इंसेक्ट पेस्ट आएगा तो इंसेक्टिसाइड मार्केट में अवेलेबल है, उसका कंट्रोल मेजर्स अवेलेबल है। और ये सब पॉसिबल हुआ क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इंसेक्ट को अच्छे से पढ़ा, हमने जाना उनका बिहेवियर, हमने देखा कब वो फीड करते हैं, हमने देखा कब वो ओविपोजिशन करते हैं, हमने देखा कब वो अपना पॉपुलेशन बढ़ाते हैं। तो ये एंटोमोलॉजी इसलिए एग्रीकल्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। हम इसको कभी मिस नहीं कर सकते और इसको कभी भी आप स्किप मत करना। जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है मैं आपको बताता हूँ एंटोमोलॉजी को बहुत अच्छे से पढ़ना। और MSc में अगर आप है तो ये तो आपके लिए फेवरेट सब्जेक्ट होगा जैसा कि मेरा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।